हेलो। सुनो नितिन, मैं आज तो कतई नहीं आ सकती। हो सके तो सब अकेले मैनेज कर लेना। क्यों? क्या हुआ सुमन? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, मेरी तबीयत सही है। नितिन सुनो मेरी बात, मैं आज नहीं आ सकती। प्लीज़ तुम समझो। कोई खास समस्या है क्या? तुम मुझसे कोई बात जानबूझकर छिपा रही हो? नितिन ने एक साथ कई प्रश्न कर डाले। हाँ नितिन, सुधीर की आंखों की जांच के लिए उसे लेकर डॉक्टर के पास जाना है। क्या हुआ सुधीर की आंखों को? नितिन की आवाज़ में चिंता घुल गई। वह कल शाम को जब स्कूल से वापस आया तो कहने लगा कि आंखों में कुछ चुभन सी महसूस हो रही है। रात भर में उसकी आंख सूजकर लाल हो गई है। आज 11:30 बजे का डॉक्टर राज से समय ले रखा है। मैं तुम्हारे साथ चलूं? नितिन ने प्यार से पूछा। नहीं नितिन, माँ मेरे साथ जा रही हैं। डॉक्टर राज के हॉस्पिटल में सुधीर का नाम पुकारे जाने पर सुमन अपनी माँ के साथ डॉक्टर के कमरे में गई। डॉक्टर राज ने जैसे ही सुमन को देखा तो बस देखते ही रह गए। आज तक ना जाने कितनी ही लड़कियों से उनकी अपने हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल के बाहर मुलाकात होती रही है, लेकिन दिल की गहराइयों में उतर जाने वाला इतना आकर्षक चेहरा राज की नज़रों के सामने से कभी नहीं गुजरा था। सुमन ने डॉक्टर का अभिवादन किया तो वह अपने आप में पुनः वापस लौटे। अभिवादन का जवाब देते हुए डॉक्टर ने सुमन और उसकी माँ को सामने की कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। सुधीर की आंखों की जांच कर डॉक्टर राज ने बताया कि उसकी दाईं आंख में संक्रमण हो गया है, जिसकी वजह से यह दर्द हो रहा है। आप घबराएं नहीं, बच्चे की आंखों का दर्द जल्द ही ठीक हो जाएगा, पर आंखों के इस संक्रमण का इलाज लंबा चलेगा और इसमें भारी खर्च भी आ सकता है। हकीकत जानकर माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सुमन मम्मी को हौसला बंधाने का प्रयास करती हुई किसी तरह घर पहुंची। पिताजी भी हकीकत को जानकर सकते में आ गए। सुमन ने अपना मन यह सोचकर कड़ा किया कि अब बेटी से बेटा बनकर उसे ही सबको संभालना होगा। सुधीर जैसे ही आंखों में चुभन होने की फरियाद करता, वह तड़प जाती थी। उसे सुधीर का बचपन याद आ जाता। उसके जन्म के 15 साल के बाद सुधीर का जन्म हुआ था। इतने सालों के बाद दोबारा बच्चे को जन्म देने के कारण माँ को शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। वह कहती, सुमन बेटा लोग क्या सोचेंगे? बुढ़ापे में पहुंच गई पर बच्चे पैदा करने का शौक नहीं गया। मम्मा, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? सुमन ने समझाते हुए कहा। आपने मुझे राखी बांधने वाला भाई दिया है, जिसकी बरसों से हम सबको चाहत थी। आपकी अब जो उम्र है, इस उम्र में तो आज की आधुनिक लड़कियां शादी करती दिखाई देती हैं। आपको गलत शलत कोई भी बात सोचने की ज़रूरत नहीं है। गोरा चिट्टा भूरी आंखों वाला प्यारा सा सुधीर अभी तो आंखों में ढेर सारा विस्मय लिए दुनिया को देखने के योग्य भी नहीं हुआ था कि उसकी एक आंख प्रकृति के सुंदरतम नज़ारों को अपने आप में कैद करने में पूर्णतः असमर्थ हो चुकी थी। परिवार में सबकी आंखों का नूर अपनी खुद की आंखों के नूर से वंचित हुआ जा रहा था और वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। सुमन जी, कीटाणुओं के संक्रमण ने सुधीर की एक आंख की पुतली पर गहरा असर किया है और उसमें एक सफ़ेद धब्बा बन गया है, जिसकी वजह से उसकी आंख की रोशनी चली गई है। कम उम्र का होने के कारण उसकी सर्जरी संभव नहीं है। 15 दिन बाद जब वह सुधीर को लेकर चेकअप के लिए दोबारा हॉस्पिटल के लिए गई, तब डॉक्टर राज ने उसे समझाते हुए बताया तो वह दम साधे उनकी बात सुनती रही और मन ही मन सोचती रही कि काश कोई चमत्कार हो और उसका भाई ठीक हो जाए। लेकिन उचित समय आने पर हम आई बैंक से संपर्क करके सुधीर की आंख के लिए कोई डोनेटर ढूंढ लेंगे और जैसे ही वह मिल जाएगा, सर्जरी करके उसकी आंख को ठीक कर देंगे। पर इस काम के लिए आपको इंतज़ार करना होगा, डॉक्टर राज ने आश्वासन दिया। सुमन भारी कदमों और उदास मन से वहाँ से चल दी, तो उसकी उदासी भाप कर राज से रहा ना गया और एक डॉक्टर का फ़र्ज निभाते हुए उन्होंने समझाया, सुमन जी, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। आपकी हर तरह से मदद करके मुझे बेहद खुशी मिलेगी। प्लीज़ मेरी बात को आप अन्यथा ना लीजिएगा। ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। उसे डॉक्टर का सहानुभूति जताना उस समय सचमुच अच्छा लग रहा था। सुधीर की आंख का इलाज संभव तो था, लेकिन कठिन उतना ही था। समय एवं पैसा दोनों का बलिदान ही उसके इलाज की प्राथमिक शर्त बन गए थे। पिताजी अपनी
मर्यादित आय में जैसे तैसे घर का खर्च चला रहे थे। बेटे की तकलीफ और उसके इलाज के खर्च ने उन्हें उम्र से पहले ही जैसे बूढ़ा बना दिया था। उनका दर्द महसूस कर सुमन भी दुखी होती रहती। सुधीर की चिंता में उसने कॉलेज के अलावा और कहीं आना जाना कम कर दिया था। यहाँ तक कि नितिन, जिसे वह दिल की गहराइयों से चाहती थी, से भी जैसे वह कट कर रह गई थी। डॉक्टर राज शायद उसकी मजबूरी को भांप चुके थे। उन्होंने सुमन को हौसला बंधाया कि वह पैसे की चिंता ना करे। अगर सर्जरी जल्द करनी पड़े तो पैसे का इंतज़ाम वह खुद कर देंगे। अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ राज एक सहृदय इंसान भी है। दरअसल राज उम्र में सुमन से 2-3 साल ही बड़े होंगे। जवान मन का तकाजा था कि वह जब भी सुमन को देखते उनका दिल बेचैन हो उठता। वह हमेशा इसी इंतज़ार में रहते कि कब वह सुधीर को लेकर उसके पास आए और वह उसे जी भर कर देख सके। न जाने कब सुमन डॉक्टर राज के हृदय सिंहासन पर चुपके से आकर बैठ गई। उन्हें पता ही न चला। तभी तो राज ने मन ही मन फैसला किया था कि सुधीर की सर्जरी के बाद वह उसके माता पिता से उसका हाथ मांग लेंगे। उधर सुमन डॉक्टर राज के मन में अपने प्रति उठने वाली प्यार की कोमल भावनाओं से पूरी तरह अनजान थी। वह नितिन के साथ मिलकर अपने सुंदर सहजीवन के सपने संजोने में मगन थी। उसके लिए राज एक डॉक्टर से अधिक कुछ भी ना थे। हाँ, वह उनकी बहुत इज्जत करती थी, क्योंकि उसने महसूस किया था कि डॉक्टर राज एक आकर्षक व्यक्ति के स्वामी होने के साथ साथ नेक दिल इंसान भी है। समय अपनी चाल से चलता रहा और देखते ही देखते 1.5 वर्ष का समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। एक दिन फ़ोन की घंटी बजी तो नितिन का फ़ोन समझकर सुमन ने फ़ोन उठा लिया और हेलो बोली। सुमन जी, डॉक्टर राज बोल रहा हूँ। मैंने यह बताने के लिए आपको फ़ोन किया है कि यदि आप सुधीर को लेकर कल 12 बजे के करीब हॉस्पिटल आ जाए तो बेहतर होगा। राज चाहता था तो अपनी रिसेप्शनिस्ट से फ़ोन करवा सकता था, लेकिन दिल का मामला था, अतः उसने खुद ही यह काम करना उचित समझा। क्या कोई ख़ास बात है डॉक्टर साहब? सुमन समझ नहीं पा रही थी कि डॉक्टर ने खुद क्यों उसे फ़ोन किया। उसे लगा ज़रूर कोई गंभीर बात होगी। नहीं, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। मैंने तो ये संभावना दर्शाने के लिए आपके पास फ़ोन किया है कि शायद कल मैं आपको एक बहुत बढ़िया खबर सुना सकूं, क्योंकि मैं सुधीर को लेकर बेहद सकारात्मक हूँ। धन्यवाद सर, मुझे खुशी है कि आप सुधीर के लिए इतना सोचते हैं। मैं कल सुधीर को लेकर ज़रूर हाजिर हो जाऊंगी। बाय। और सुमन ने फ़ोन रख दिया। सुमन की मधुर आवाज़ ने राज को तरोताज़ा कर दिया। उसके होठों पर एक मीठी मुस्कान फैल गई। सुधीर का चेकअप करने के बाद डॉक्टर राज सुमन की ओर मुखातिब हुए। सुमन जी, मेरे ख्याल से अब सुधीर की सर्जरी में हमें देर नहीं करनी चाहिए। और इससे भी अधिक खुशी की बात यह है कि एक एशियन आई इंस्टीट्यूट बैंक से हमें सुधीर के लिए योग्य डोनेटर मिल गया है। सच डॉक्टर साहब, मैं आपका यह उधार कभी भी नहीं चुका सकूंगी। उसकी आंखों में आंसू उभर आए। डॉक्टर राज के हाथों सुधीर की आंख की सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। परिवार के लोग दम साधे उसकी आंख की पट्टी खुलने का इंतजार कर रहे थे। सर्जरी के तुरंत बाद डॉक्टर राज ने उसे बताया कि सुधीर की सर्जरी सफल तो रही, लेकिन उसका आंख का विजन पूर्ण रूप से वापस लौटने में कम से कम 6 महीने का वक्त और लगेगा। ये सुनकर उसे तकलीफ तो हुई थी, लेकिन साथ साथ यह तसल्ली भी थी कि उसका भाई फिर इस दुनिया को अपनी स्वस्थ आंखों से देख सकेगा। सुमन जी, मैंने आपसे वादा किया था कि आपको कभी नाउम्मीद नहीं होने दूंगा। राज ने उसकी गहरी आंखों में झांकते हुए कहा। मैंने आपको दिया अपना वादा पूरा किया। सुमन ने संकोच से अपनी पलकें झुका दी। फिर मिलेंगे, कुछ निराश भाव से डॉक्टर राज ने कहा और फिर मुड़कर चले गए। उस दिन एक लंबे अरसे के बाद सुमन बिना किसी बोझ के बेहद खुश मन से नितिन से मिली। उसे तनाव रहित और खुशहाल देखकर नितिन को भी बेहद खुशी हुई। नितिन, कितने लंबे अरसे के बाद आज हम फिर मिल रहे हैं, क्या तुम खुश नहीं? सुमन ने उसका हाथ अपने हाथ में थामकर प्यार से दबाते हुए पूछा। ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें अपने इतने नज़दीक पाकर बेहद खुश हूँ। खैर, मेरी बात जाने दो, मुझे ये बताओ अब सुधीर कैसा है? वह ठीक है? उसे एक नेक डोनेटर मिल गया, जिसकी बदौलत वह अपनी नन्ही नन्ही आंखों से अब सब कुछ देख सकता है। आज मुझे लगता है जैसे उसे नहीं, मुझे आंखों की रोशनी वापस मिली हो। सच?
उसकी तकलीफ से परे मैं कुछ भी साफ साफ नहीं देख पा रही थी। हर पल यही डर लगा रहता था कि यदि उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं मिली तो उसके गम में कहीं मम्मी या पापा को कुछ ना हो जाए। उस दाता का और डॉक्टर राज का एहसान हम उम्र भर नहीं भुला सकेंगे। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा भांजा शिवम किस तरह दुर्घटना का शिकार हुआ? मैंने सुना था तो बेहद दुख हुआ। कितना हंसमुख और जिंदा दिल था वह। उसकी गहरी भूरी आंखों में हर पल जिंदगी के प्रति कितना उत्साह छलकता रहता। नितिन अपलक उसे देखता रहा। क्या वह कभी उसे बता भी सकेगा कि शिवम की ही आंख से उसका भाई उस दुनिया को देख रहा है? वह मरा नहीं, सुधीर की एक आंख के रूप में उसकी जिंदगी के रहने तक जिंदा रहेगा। वह बोझिल स्वर में सुमन को बताने लगा। शिवम अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जा रहा था। हाईवे पर उनकी मोटरसाइकिल फिसलकर बस से टकरा गई। उसका मित्र जो मोटरसाइकिल चला रहा था वह हेलमेट की वजह से बच गया और शिवम ने सिर के पिछले हिस्से में आई चोट की वजह से गिरते ही वहीं उसी पल दम तोड़ दिया। कहना अच्छा नहीं लगता, आखिर वह मेरी बहन का बेटा था। फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट में दर्शाया था कि अगर वह जिंदा रहता भी तो शायद आजीवन अपाहिज बनकर रह जाता। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ भी बताने योग्य नहीं समझा? नितिन की बात बीच में काटकर सुमन बोली। सुमन, तुम वैसे भी सुधीर को लेकर कितनी परेशान रहती थी। तुम्हें यह सब बताकर मैं तुम्हारा दुख और बढ़ाना नहीं चाहता था। कुछ पलों के लिए दोनों के बीच मौन का साम्राज्य छाया रहा। दिल ही दिल में एक दूसरे के लिए दुआएं लिए दोनों जुदा हुए। नितिन से मिलकर सुमन घर लौटी तो डॉक्टर राज को एक अजनबी युगल के साथ पाकर वह आश्चर्य में पड़ गई। नमस्ते डॉक्टर साहब। सुमन ने राज का अभिवादन किया। प्रत्युत्तर में अभिवादन कर डॉक्टर राज ने अपने साथ आए युगल का परिचय करवाया। सुमन जी, ये मेरे बड़े भैया ऋषभ एवं भाभी रीना हैं और आप सबसे मिलने आए हैं। भाभी, ये सुमन जी हैं। रीना भाभी उठ खड़ी हुई और बोली, आओ सुमन, हमारे पास बैठो। उन्हें भी सुमन पहली ही नज़र में पसंद आ गई। अंकल जी, हम अपने देवर डॉक्टर राज की ओर से आपकी बेटी सुमन का हाथ मांगने आए हैं। भाभी ने आने का मकसद स्पष्ट किया। ये सुनकर सुमन को लगा जैसे किसी ने उसे ऊंचे पहाड़ की चोटी से नीचे खाई में ढकेल दिया हो। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि जो वह सुन रही थी वह सच है या फिर एक सपना। भाभी का प्रस्ताव सुनते ही सुमन के माता पिता की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी के लिए इतने बड़े घराने से रिश्ता आएगा। क्या हुआ सुमन, तू हमारे प्रस्ताव से खुश नहीं? सुमन के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर भाभी ने पूछ लिया। राज और ऋषभ दोनों ही उसे देखने लगे। राज का दिल ये सोचकर तेजी से धड़कने लगा कि कहीं सुमन ने इस रिश्ते से मना कर दिया तो। नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल आपका प्रस्ताव मेरे लिए अप्रत्याशित था, इसलिए कुछ पलों के लिए मैं उलझन में पड़ गई थी, पर अब मैं ठीक हूँ। जबरन मुस्कुराते हुए सुमन ने कहा, मैंने तो राज को सिर्फ एक डॉक्टर के नज़रिए से देखा था। सच तो यह है कि सुमन के जिस दिन तुम पहली बार मेरे हॉस्पिटल में अपने भाई को लेकर आई थी उसी दिन तुम्हें देखकर मेरे मन ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे योग्य जीवन साथी की तलाश आज ख़त्म हो गई और आज मैं अपने परिवार के सामने अपने मन की बात रखकर तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। अब फैसला तुम्हारे ऊपर है। राज, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए प्लीज़। मैंने आपको आज तक उस नज़रिए से कभी देखा नहीं ना, इसलिए उलझन में हूँ कि मुझे क्या फ़ैसला लेना चाहिए। क्या आप मुझे कुछ दिन का वक्त दे सकते हैं? सुमन ने उनकी ओर देखते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए। ज़रूर। ऋषभ, जो अब तक चुप बैठा था, बोल उठा। शादी जैसे अहम मुद्दे पर जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना उचित नहीं होगा। तुम इत्मीनान से सोचकर जवाब देना। हम राज को भली भांति जानते हैं, वह तुम पर अपनी मर्जी थोपना कभी भी पसंद नहीं करेगा। हम भी उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे, क्यों राज? भाभी ने राज की ओर देखा। जी भाभी, राज ने हंसते हुए कहा। 100%
आपने बड़े पते की बात कही है। जलपान के बाद सबने फिर एक दूसरे का अभिवादन किया और अलग हो गए। आज की रात सुमन के लिए कयामत की रात बन गई थी। राज के प्रस्ताव को सुन वह बौखला सी गई थी। ये प्रश्न बार बार उसके मन में कौंधते रहे। क्या मुझे राज का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए? यदि मैंने ऐसा किया तो नितिन का क्या होगा? हमारे उन सपनों का क्या होगा जो हम दोनों ने मिलकर सजोए थे? क्या नितिन मेरे बिना जी पाएगा? और उससे वाद खिलाफी कर क्या मैं जी पाऊंगी? नहीं नहीं, मैं अपने प्यार का दामन नहीं छोड़ सकती। मैं राज से साफ शब्दों में मना कर दूंगी। नए रिश्तों को बनाने के लिए पुराने रिश्तों से मुंह मोड़ लेना कहाँ की रीति है? सोचते सोचते सुमन को राज याद आ गया। उसने खुद को टोका कि सुमन, तुम डॉक्टर राज के बारे में क्यों नहीं सोच रही? तुमसे प्यार करके उन्होंने भी तो कोई गलती नहीं की। कितना चाहते हैं वह तुम्हें, तभी तो एक इतना बड़ा डॉक्टर दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हारे पास चला आया। कितने नेक दिल इंसान हैं, भूल गई क्या जो उन्होंने सुधीर के लिए किया? यदि उनका सहारा ना होता तो क्या तुम्हारा सुधीर दुनिया को दोनों आंखों से फिर से देख पाता? खबरदार सुमन, तुम गलती से भी अपने दिमाग में इस गलत फहमी को न पाल बैठना कि राज ने तुम्हें पाने के इरादे से सुधीर के लिए इतना सब कुछ किया। आखिर तुम दुनिया की अंतिम खूबसूरत लड़की तो हो ही नहीं सकती ना। दिल ने उसे उलाहना दिया। राज के जाने के बाद पापा मम्मी से हुई बातचीत का एक एक शब्द उसे याद आने लगा। माँ ने उसे समझाते हुए कहा था, बेटी, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते। समझदार इंसान वही है जो हाथ आए मौके को हाथ से न जाने दे, उसका सही इस्तेमाल करे। बेटी, हो सकता है ऐसा मौका तुम्हारी ज़िंदगी के दरवाजे पर दोबारा दस्तक ना दे। राज बहुत ही नेक लड़का है, लाखों में एक है, सुंदर है, नम्र है, सुशील है और सबसे अहम बात कि वह तुम्हें दिल से चाहता है। पापा ने भी मम्मी की बात का सहमत होते हुए कहा था, बेटी, डॉक्टर राज ने हमारे बच्चे के लिए जो कुछ भी किया वह आज के ज़माने में शायद ही किसी के लिए कोई करे। यदि उन्होंने हमारी मदद न की होती तो क्या हम सुधीर का इलाज बिना पैसे के करवा सकते थे? यह बात कभी ना भूलना बेटी कि हमने सुधीर के इलाज के बारे में मदद के लिए कितने लोगों के सामने अपने स्वाभिमान का गला घोटकर हाथ फैलाए थे और हर जगह से हमें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी थी। जब अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया तब राज ने गैर होते हुए भी हमारा दामन थामा था। नितिन, अगर तुम्हारा प्यार है तो सुधीर तुम्हारा फर्ज है। फर्ज निभाने में जिसने तुम्हारा साथ दिया वही तुम्हारा जीवन साथी बनने योग्य है, क्योंकि सदियों से चली आ रही प्यार और फर्ज की जंग में जीत हमेशा फर्ज की हुई है। दिमाग के किसी कोने से सुमन को सुनाई पड़ा। मम्मी पापा के दबाव में आकर सुमन ने डॉक्टर राज से शादी करने का फैसला ले लिया। वह इस बात से दुखी थी कि नितिन को यह बात कैसे समझाएगी, लेकिन बहते हुए आंसुओं को रोककर उसने एक निर्णय ले ही लिया कि वह नितिन से मिलने आखिरी बार जरूर जाएगी। सुमन की बातें सुनने के बाद नितिन तय नहीं कर पा रहा था कि वह किस तरह अपनी प्रतिक्रिया दर्शाए। वह सुमन को दिल से चाहता था और अपनी ज़िंदगी उसके साथ हंसी खुशी बिताने का मंसूबा बना रहा था। उसका सपना आज हकीकत के कठोर धरातल से टकराकर चकनाचूर हो गया था और वह कुछ भी करने में असमर्थ था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी गरीबी और लाचारी उसकी ज़िंदगी से इस कदर खिलवाड़ करेगी। यदि वह अमीर होता तो क्या सुधीर के इलाज के लिए अपनी तरफ से योगदान नहीं देता? सुमन उसके लिए सब कुछ थी, तो उसके परिवार का हर सदस्य भी तो उसका सब कुछ था। अब समय मुट्ठी से रेत की तरह सरक गया था। समय पर अब उसका कोई नियंत्रण नहीं रहा था। अब तो वह सिर्फ सुमन और राज के सफल सहजीवन के लिए दुआ ही कर सकता था। अपना हृदय कड़ा कर और आवाज़ में संतुलन बनाकर नितिन बोला, सुमन, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, पर तुमसे तो मैं यही कहूँगा कि हमें समझदार प्रेमियों की तरह हंसी खुशी एक दूसरे से अलग होना चाहिए। प्यार कोई ऐसा नहीं कि दूरियां पैदा होने पर दम तोड़ दे। प्यार किया है तो उसे निभाने के लिए शादी करना कतई ज़रूरी नहीं। प्लीज़ तुम मेरी चिंता
न करना, मैं अपने आप को संभाल लूँगा। पर तुम वचन दो कि आज के बाद मुझे भुलाकर सिर्फ राज के लिए ही जियोगी। आंखों में आंसू लिए भारी मन से दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। सुमन, आज का दिन यहाँ ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, याद रखना कल फिर आएगा और हमेशा आता रहेगा। और हर आने वाला कल तुम्हारी ज़िंदगी को और कामयाब बनाए, यही मेरी दुआ है। मंगलसूत्र पहनाते समय राज की उंगलियों ने ज्यों ही सुमन की गर्दन को छुआ, उसके सारे शरीर में सिहरन सी भर गई। एक एक फेरे की समाप्ति के साथ उसे लगता गया कि वह अपने नितिन से एक एक कदम दूर होती जा रही है। आज से नितिन उससे इस एक जन्म के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाले 7 जन्मों के लिए दूर हो गया है। अब उसका आज और कल राज के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है। फेरों के ख़त्म होते ही मंडप में मौजूद लोगों ने अपने अपने हाथों के सारे फूल एक ही साथ नव दंपति पर निछावर कर दिए। तब सुमन ने अपने दिल में उमड़ते हुए भावनाओं के तूफान को एक एक दृढ़ निश्चय से दबा दिया और उसने मन ही मन संकल्प किया कि वह अपने विवाहित जीवन को आदर्श बनाने का हर संभव प्रयास करेगी। सुहाग सेज पर सिकुड़ी बैठी सुमन के पास बैठकर राज ने कोमलता से उसका चेहरा ऊपर की ओर इस तरह उठाया कि राज का चेहरा उसकी आंखों के बिल्कुल सामने था। वह धड़कते हृदय से अपने पति को देखती रही, लेकिन उसे राज के चेहरे पर नितिन का चेहरा क्यों नजर आ रहा है। उसे लगा जैसे नितिन कह रहा हो, सुमन, आखिर दिखा दिया ना अपना स्त्री चरित्र, धोखेबाज, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूँगा। और घबराहट के मारे सुमन ने अपनी पलकें भींचकर बंद कर ली। क्या हुआ सुमन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? राज उसकी हालत देखकर घबरा गया। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता ना करें। पहली बार आज आपने मुझे इस तरह छुआ ना, इसलिए पलकें स्वतः शर्मा कर झुक गई, कहकर वह अपनी घबराहट पर काबू पाने का निरर्थक प्रयास करने लगी। मन में एक निश्चय के साथ सुमन ने अपनी आंखें खोल दी और चेहरा उठाकर राज को देखने लगी। अब मैं ठीक हूँ राज, पर आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपने मन और दिल पर एक बोझ महसूस कर रही हूँ, जो आपको हकीकत से वाकिफ़ कराने के बाद ही हल्का हो सकता है। किस बोझ की बात कर रही हो तुम? देखो, तुम अपने आप को संभालो और जो कुछ भी कहना चाहती हो खुलकर कहो। आज से हम नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं, और ऐसे में यदि तुम किसी भी बात को मन में रखकर दुखी होती रहोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। राज, मैंने आपसे अपनी ज़िंदगी से जुड़ा एक गहरा राज छिपा कर रखा है, और यह छल नहीं तो और क्या है। फिर वह नितिन और अपने रिश्ते से जुड़ी हर बात राज को बताती चली गई। राज, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं अपनी ओर से आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। अपनी बात ख़त्म करने के बाद भी वह रो रही थी। गलत बात है सुमन, आज का यह विशेष अवसर और उसका हर पल हमारी ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार आया है। क्या इन अद्भुत पलों का स्वागत आंसुओं से करोगी? राज ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। रही बात तुम्हारे और नितिन के प्रेम की, तो वह तुम्हारा अतीत था, और अतीत की धूल को उड़ाकर अपने वर्तमान को मैला करने में मैं विश्वास नहीं रखता। भूल जाओ सब कुछ। वह रात उनकी ज़िंदगी में अपने साथ ढेर सारा प्यार और खुशियाँ लिए आई। वसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त सुमन के जीवन में एक कभी ना ख़त्म होने वाली वसंत को साथ ले आया, जिसने उसके जीवन को भी फूलों की तरह रंगीन बना दिया। क्योंकि राज एक अच्छे पति होने के साथ ही एक आदर्श जीवन साथी भी साबित हुए। पहले दिन से ही सुमन ने अपनी कर्तव्य निष्ठा द्वारा घर के सभी सदस्यों को अपना बना लिया था। समय के पंखों पर सवार दिन महीनों में और महीने सालों में तब्दील होते गए। 5 साल यूँ गुजर गए मानो 5 महीने हुए हो। इन 5 सालों में सुमन ने जुड़वा बेटियां भूमि एवं इशिता तथा उसके बाद हर्ष को जन्म दिया। भूमि व इशिता 4 वर्ष की हो चली थी, और हर्ष अभी 3 महीने का ही था। राज का प्यार, 3 बच्चों का स्नेह और परिवार के प्रति कर्तव्य निष्ठा, यही उसके जीवन की सार्थकता के
प्रतीक थे। राज की दादी वसुंधरा सुबह जल्दी उठ जाती और उनके स्नान से लेकर पूजा घर में जाने तक का सभी तैयारियों में सुमन का सुबह का वक्त कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। उसके बाद माँ बाबूजी, राज तथा भैया भाभी बारी बारी उठकर तैयार होते। फिर राहुल और श्रद्धा की बारी आती। सभी के नहा धोकर अपने आप कामों में लग जाने के बाद सुमन अपना भी पूरा काम करके वसुंधरा माँ की सेवा में लग जाती। राहुल एवं श्रद्धा तो भाभी के दीवाने थे, हर पल उसके आगे पीछे घूमते रहते। उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखने में सुमन को बेहद सुख मिलता। सुमन एवं राहुल दोनों की उम्र में बहुत फर्क नहीं था। देवर राहुल ने MBA की डिग्री प्राप्त की थी। अब वह अपने पिता एवं बड़े भाई के व्यवसाय में हाथ बटाने लगा था, लेकिन अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए सुमन पर ही निर्भर रहता। वह उसे मजाक में कहती भी थी, राहुल भैया, अब आपकी भाभी में आपकी देखभाल करने की शक्ति नहीं रही। जल्दी हाथ बटाने वाली ले आइए, वरना मैं अपने हाथ ऊपर कर लूँगी। टनक श्रद्धा का कहना था कि जिस घर में इतनी प्यारी भाभी बसती हो, उस घर को छोड़कर मैं तो कभी नहीं जाने वाली। फिर भाभी के गले में बाहें डालकर झूल जाती। सुमन के खुशहाल परिवार को एक ही ग्रहण वर्षों से खाया जा रहा था कि रीना भाभी की गोद अब तक खाली थी। वैसे भैया भाभी दोनों शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, पर भाभी के गर्भाशय में एक गांठ थी। भाभी को गर्भ जरूर ठहरता, पर गर्भ के पनपने के साथ ही साथ वह गांठ भी पनपने लगती थी, जिसकी वजह से गर्भपात हो जाता था। बार बार ऐसा होने से भाभी के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता जा रहा था। इसी बात का गम उन्हें मन ही मन खाया जा रहा था। सुमन हमेशा भाभी से कहती, भाभी, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ और उम्र के एवं रिश्ते के लिहाज से बड़ी भाभी माँ समान होती है। आप मुझे अपनी देवरानी समझे या बेटी, हर लिहाज से मैं आपको यही कहूँगी कि आप इस बात को कभी मन पर न ले कि आपकी अपनी कोई संतान नहीं है। मैं अपने तीनों बच्चे आपकी गोद में डालने को तैयार हूँ। आपको मुझ पर भरोसा ना हो तो मैं कानूनी तौर पर यह कदम उठाने को तैयार हूँ। बच्चे मेरे पास रहें या आपके पास रहेंगे तो इसी वंश से जुड़े हुए ना। सुनकर भाभी की आंखों में तैरने वाला पानी उसे भीतर तक विचलित कर देता। माँ बाबूजी सुमन के इन्हीं गुणों पर मोहित थे। उन्हें खुशी थी कि घर परिवार में शांति एवं खुशी का माहौल बनाए रखने में छोटी बहू का योगदान सबसे ज़्यादा था। बड़ी बहू भी उसकी आत्मीयता में सरोबार होकर अपना गम भुलाती जा रही थी। तीनों बच्चों को वह बेहद प्यार करती। सुमन घर के कार्य संभालती और भाभी बच्चों को। घर की चिंताओं से मुक्त पुरुष वर्ग व्यापार के कार्यों में दिन रात विकास की ओर बढ़ता जा रहा था। सुमन, रीना भाभी ने उसे आवाज़ दी। जी भाभी, भूमि के बाल संवारते हुए सुमन बोली और फिर हाथ में कंघी लिए ही वह ड्राइंग रूम में आ गई, जहाँ रीना भाभी, माँ जी एवं दादी माँ बैठी थी। आज हमें एक खास जगह किसी खास काम के लिए जाना है, तुम तैयार हो ना? भाभी ने पूछा। जी, आप कहें तो अभी चलने को तैयार हूँ, लेकिन हमें जाना कहाँ होगा? जाना कहाँ है यह भी पता चल जाएगा, पर पहले तुम ये तस्वीर देखो। ये कहते हुए भाभी ने एक तस्वीर उसकी ओर बढ़ा दी। तस्वीर में कैद युवक को देखते ही वह चौंक उठी। अरे, यह तो आयुष है, नितिन का दूसरा भांजा, शिवम का छोटा भाई, हमारी लाडली श्रद्धा की पसंद, हमारे घर का होने वाला दामाद। भाभी ने खुशी से खुलासा किया। सच, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर तो जरूर नितिन से भी मिलने का मौका मिलेगा। घर के सभी लोगों ने श्रद्धा की पसंद पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी। आयुष एक साधारण परिवार से ज़रूर था, लेकिन एक बहुत ही सलीकेदार, सुंदर, पढ़ा लिखा और साहसी लड़का है। राहुल के साथ ही MBA करके अब बहुराष्ट्रीय कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है। उनकी सगाई के मौके पर एक विशाल पार्टी का आयोजन होटल में किया गया। राज व सुमन मुख्य द्वार पर खड़े होकर सभी आने वाले मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। जब आयुष के साथ नितिन, उसकी बहन और बहनोई ने हाल में प्रवेश किया तो सुमन व राज ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। नितिन ने वर्षों बाद सुमन को देखा तो बस अपलक देखता ही रह गया। एक बड़े घराने की बहू जैसी शान उसके अंग अंग से फूट रही थी। राज के साथ उसकी जोड़ी इतनी सुंदर लग रही थी कि नितिन ये सोचने पर मजबूर हो गया कि उसने वर्षों पहले जो फैसला सुमन की खुशी के लिए लिया था, वह उसकी ज़िंदगी का सर्वोत्तम फैसला था।
नितिन ने अपनी पत्नी सीमा से सुमन का परिचय करवाया। सीमा से मिलकर सुमन बेहद खुश हुई। वह खुश थी कि नितिन की ज़िंदगी का खालीपन को भरने के लिए सीमा जैसी सुंदर लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। उनकी भी 1-2 साल की प्यारी सी बेटी थी। सुमन ने बारी बारी से आयुष के मम्मी पापा तथा नितिन की माँ के पैर छुए और उनका स्वागत किया। वे सभी इस बात से बेहद खुश थे कि उनका रिश्ता सुमन के परिवार में होने जा रहा है। नितिन की मम्मी बेहद खुश थी। उन्होंने सुमन को गले लगा लिया। राज को अपनी ओर देखते हुए पाकर सुमन ने कहा, राज, ये नितिन है, आयुष के मामा। नितिन साहब, आपसे दोबारा मिलकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई, कहकर राज ने बेहद गर्मजोशी से हाथ मिलाया। दोबारा से आपका क्या तात्पर्य है राज? सुमन पूछे बिना न रह सकी। सुमन, तुम शायद नहीं जानती कि हमारा सुधीर इन्हीं की बदौलत दोनों आंखों से इस संसार को देखने योग्य बना है। नितिन, तुमने मुझसे यह राज क्यों छिपाए रखा? ये कहते कहते सुमन की आंखें छलक आई। वह अपने आप को कोसने लगी कि क्यों इतनी छोटी सी बात उसके दिमाग में नहीं आई। सुधीर की आंखें और शिवम की आंखों में कितना साम्य था। उनकी आंखों का रंग सामान्य व्यक्ति की आंखों के रंग से कितना अलग था। तभी तो सुधीर की सर्जरी में इतना अरसा लग गया था। क्या शिवम की आंख ना मिली होती तो उसका भाई, इसके आगे वह सोच ही नहीं पाई। सुमन, आज की इस खुशी के माहौल में आंसू बहाकर अपना मन छोटा ना करो। ये कोई इतनी बड़ी बात तो थी ही नहीं। हमें खुशी इस बात की है कि सुधीर की आंखों में हमें शिवम की छवि नज़र आती है। वह आज भी जिंदा है, हमारी नज़रों के सामने है। उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वरना शिवम तो हम सबके लिए एक एहसास ही बनकर रह गया होता। सुमन ने सुधीर को गले लगा लिया। उसकी भूरी आंखों में उसे सच में ही शिवम की परछाई नजर आई। उसने प्यार से भाई की दोनों आंखों पर चुंबन की झड़ी लगा दी, जैसे शिवम को धन्यवाद दे रही हो। राज नितिन की ओर मुखातिब हुआ। नितिन साहब, हम आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं उस खूबसूरत गुनाह के लिए जो हमसे अनजाने में हुआ। उसने सचमुच ही नितिन के सामने हाथ जोड़ दिए। किस बात की माफ़ी राज जी? नितिन को समझ नहीं पाया। हमने आपकी चाहत को आपसे हमेशा हमेशा के लिए जो छीन लिया। यकीन मानिए, यदि मैं पहले से जानता तो आप दोनों के सच्चे प्यार के बीच कभी ना आता। आप अपना मन छोटा ना करें राज जी। वो कैसे? राज ने हंसते हुए पूछा। उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। देखिए, पहले हम दोनों प्रेमी बनकर मिले, फिर मित्र बनकर जुदा हुए और आज समधी बनकर फिर मिले हैं। कि हमारे प्रेम के अलग अलग स्वरूप हैं और हर स्वरूप में हमारा प्यार आज भी हमारे बीच मौजूद है। सुमन, याद है मैंने तुमसे कहा था कल फिर आएगा और हमेशा आता रहेगा। सुमन ने सहमति में अपना सिर हिलाया। वह कुछ भी बोलने की स्थिति में कहाँ थी। आयुष एवं श्रद्धा ने जब एक दूसरे की उंगली में सगाई की अंगूठी पहनाई तो दोनों की आंखों में एक विशेष चमक लहरा रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।